तो स्वागत है सभी का डार्क यूपीएससी में। मैं सुमित और अभी हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिटी में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस आएंगी। इसका यूज़ आप रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। तो आज हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर साल यूपीएससी में मिनिमम एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं। अभी जब फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं आपको पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा। शायद ये वीडियो एक पार्ट में ना बन पाए, शायद इसके 2 पार्ट आए या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब भी इसके सारे पार्ट्स खत्म होंगे तो मैं आपको इसके पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, ठीक है। मिनिमम 1 या 2 पीवाईक्यूज, 1 या 2 क्वेश्चन पॉलिटी में हर साल फंडामेंटल राइट से पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी मिस नहीं करेंगे। दूसरी बात कि कितनी डेप्थ तक जाना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। आप शायद पॉलिटी का वो 20 दिन वाला का जो प्लान है वो फॉलो कर रहे होंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको पहले टारगेट्स पूरे करने हैं। तो शायद आपने लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो अभी आप जो इस वाले वीडियो को आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कुछ चीज़ें बीच में ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपके इस वीडियो से। तो इस वीडियो पे स्टिक रहिए, अंतिम तक देखिए। अगर इसके अगले पार्ट भी आते हैं तो फंडामेंटल राइट के सारे पार्ट आप देख लीजिए। लास्ट में पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे ही, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं देखना है और क्वेश्चन सारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हैव ट्रस्ट, लेट अस बिगिन विथ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है इसको हिंदी में मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। तो 2 शब्दों से बना है, एक तो राइट्स, ठीक है, एक तो फंडामेंटल। फंडामेंटल में बाद में आएंगे, चलिए डिस्कस करते हैं राइट क्या होता है। राइट को हिंदी में अधिकार भी कहते हैं। तो राइट्स आपके वो इंटरेस्ट्स होते हैं, आपके इंडिविजुअल के या फिर एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स होते हैं, जिसको कोई समाज या कोई शासन बोल देता है कि आपको ये दिए जाएंगे, ये आपके अधिकार हैं, आपको इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है, वो अपने सब्जेक्ट्स को यानी अपने पॉपुलेशन को बोल दे कि आप जो है इस पर्टिकुलर प्लेस पे फ्रीली एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जा सकते हो, ठीक है। आप इस देश में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम सकते हो। तो एक तरह से ये देश क्या है, अधिकार दे रहा है अपने लोगों को। तो अब इस देश का कोई राजा हो, कोई ऑफिसर हो, कोई मंत्री हो, ये नहीं कह सकता है किसी बंदे को उठा के कि तुम यहाँ से यहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि राइट्स दे दिया गया है। तो जब कोई कंट्री या जब कोई पॉलिटिकल एंटिटी जब किसी को राइट्स देती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल राइट्स बोलते हैं। राइट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स की मैं बेसिकली बात करूंगा। तो राइट्स कितने तरीके के हो सकते हैं। अगर हम राइट्स की बात करें तो एक तो हो सकता है कि वो जो राइट हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, या हमारे देश में कितने तरह के राइट्स अवेलेबल हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो सकते हैं। पीवाईक्यू यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा। स्टैट्यूटरी राइट्स भी हो सकते हैं। तो राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, इनको ऑर्डिनरी राइट्स भी बोला जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि साथ साथ में ना आप पेन और पेपर ले लीजिए और स्क्रिबल करते रहिए। बाद में पीडीएफ मत चिल्लाइएगा। जब भी वीडियो आती है तो आप लोग फिर बोलते हैं सर पीडीएफ। तो यार अपने खुद से नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या ही पीडीएफ दूंगा मैं, लक्ष्मीकांत में सब कुछ लिखा ही हुआ है। कोशिश करेंगे दे दें, लेकिन आप अपने को नोट्स खुद से बनाइए, यहाँ से कुछ स्क्रिबलिंग करते रहिए। और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स होता है। अब अगर संविधान में इस पार्ट के अलावा, पार्ट 3 के अलावा कहीं भी और कोई राइट दिया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 300A एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कहता है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार देता है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19(1)(f) में आता था, लेकिन अब ये
वहाँ से हटा के इसको 300 कर दिया गया है। तो अब अगर बस इतना समझना है कि पार्ट 3 के बाहर अगर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट मेंशन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्या होता है समझ में आ गया कि जो पार्ट 3 में, सिर्फ पार्ट 3 में जो राइट्स मेंशन्ड हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। ठीक है। अब स्टेचुएटरी राइट्स या ऑर्डिनरी राइट्स क्या होता है। स्टेचुएटरी राइट समझने से पहले ये समझना होगा कि स्टेच्यूट्स क्या होते हैं। स्टेच्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पार्लियामेंट जब भी कोई एक्ट पास करती है उसको स्टेच्यूट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लॉ को स्टेच्यूट बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक प्रावधान है कि आप गाड़ी जब चलाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि पुलिस वाला आता है और आपकी गाड़ी का चाबी निकाल लेता है। तो उसमें ये मेंशन्ड है कि ASI लेवल के नीचे का अधिकारी आपकी गाड़ी का चाबी आप नहीं छीन सकता, या आपसे आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देख सकता, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये भी आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप ASI लेवल के नीचे के किसी अधिकारी को अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे रोड पे। तो ये भी तो आपका एक अधिकार है, लेकिन वो क्या संविधान में लिखा हुआ अधिकार नहीं, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा गया है। और मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या है, स्टेच्यूट है, यानी इस तरह के राइट्स को आप स्टेचुएटरी राइट बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे राइट्स, इन सारे राइट्स को हम लीगल राइट्स बोल सकते हैं। लीगल राइट्स बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि किसी न किसी लॉ से ये राइट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है, पूरा देश गवर्न हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है। स्टेच्यूट ये भी लॉज हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, संविधान में वो भी लॉ है। तो इन तीनों तरह के राइट्स को हम लीगल राइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। लीगल राइट्स बोल सकते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट्स। तो आपके कोई भी इंटरेस्ट हों, अगर वो लीगली प्रोटेक्ट किए जाते हैं तो वो लीगल राइट होते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन, इसको समझिए, समझना जरूरी है। अब फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट्स की बात कर ली। अब फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का अगर लिटरल मीनिंग आप देखो तो फंडामेंटल का लिटरल मीनिंग क्या होगा? एकदम जरूरी, मूलभूत, कि इतनी आपको ये बेयर मिनिमम, एसेंशियल। फंडामेंटल का आप एक सिनोनिम बोल सकते हो कि ये एसेंशियल है। तो किसी भी समाज में अच्छे से सरवाइव करने के लिए, अच्छे से डेवलप करने के लिए जितने अधिकार एसेंशियल हैं उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और क्यों फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बोलते हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है। दैट इज वाई हम पार्ट 3 में मेंशन्ड लॉज को, पार्ट 3 में मेंशन्ड राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बेसिक बातें और देख लेते हैं कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट, वो पार्ट 3 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 12 टू 35 तक है। सारे आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे और इतना डिटेल में देखेंगे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि कोई प्रोविजन है तो वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हुआ है या कहाँ से हम इंस्पायर होते हैं। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से मिलता है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर हुए थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये मैग्ना कार्टा ऑफ क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा बेसिकली 1215 में इंग्लैंड का एक राजा था। उस राजा का नाम मुझे नहीं याद है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहले क्या होता था ना कि ये 1215 पुराने जमाने की बात है, राजा महाराजा शासन करते थे, तो किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता था। आज कुछ बोल दें, कल कुछ बोल दें, कल हो सकता है किसी के घर को बोल दे कि हमारा यहाँ महल बनेगा, आप हट जाओ। तो जनता का कोई अधिकार नहीं था, और उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनता को भी अधिकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि सामंतवादी शासन था। जनता को अधिकार देना तो दूर दूर तक किसी के सोच में, ये तो राइट्स वाइट्स देना तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना। पुराने जमाने में किसी का कोई अधिकार नहीं होता था, जब चाहे जो चाहे राजा कर सकता था, वही सुप्रीम बीइंग होता था पूरे कंट्री का, पूरे टेरिटरी का, ठीक है। तो सोचो कितना क्रांतिकारी आइडिया था कि 1215 में इंग्लैंड के राजा ने बोला कि एक चार्टर ऑफ राइट निकाला। इन्होंने एक चार्टर ऑफ राइट निकाला, चार्टर ऑफ राइट्स। और इन्होंने कहा कि ये
कुछ चीज़ें हम लिख के दे रहे हैं कि हमारी जनता को ये अधिकार हैं, इस अधिकार को राजा भी नहीं छीन सकता। सोचिए कितनी क्रांतिकारी बात थी। तो इस चार्टर ऑफ राइट्स को ही मैग्ना कार्टा बोला गया, और इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इतना याद रखिए कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, या यूं कहें कि ये पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय पीपल। तो लोग रूल कब कर पाएंगे? जब लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स लोगों को पॉलिटिकल राइट्स भी देती है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ये देती है। अब मैंने आपको बताया कि 12 से लेके 35, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। इसमें अगर देखें तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, इसको छोड़िए, यहाँ पे भी राइट की बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट और आर्टिकल 13 में लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विथ पार्ट 3 की जिसका बात किया गया है वो मैं बताऊंगा अभी। राइट शुरू होते हैं आर्टिकल नंबर 14 से और ये आर्टिकल नंबर 32 तक जाते हैं, ठीक है। और 33, 34 और 35 इस सब में भी एक्सेप्शंस की बात की जाती है। ये राइट्स नहीं होते हैं बल्कि ये राइट्स के एक्सेप्शन होते हैं। इसमें जो आर्टिकल 31 है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली राइट आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है, 31 भी एक्सेप्शन की बात करता है, ठीक है। तो अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इन राइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इन राइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 14 से लेकर 32 तक के राइट्स को हम कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात कर लें, क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो पहला क्लासिफिकेशन होगा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आएगा। आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा ही होगा। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक है। तो राइट टू फ्रीडम ये दूसरे टाइप का राइट है। ये सब टाइप्स ऑफ राइट है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 होता है, ठीक है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक होता है। ध्यान से देख लीजिए। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और एक राइट टू प्रॉपर्टी होता था आर्टिकल 31 में, उसको हटा दिया गया है। तो अभी अगला है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हाँ, अगला राइट है कल्चरल एंड, ये भी एक टाइप का राइट है। इसमें एजुकेशनल राइट्स, इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आते हैं। क्यों इसको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोला जाता है ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होता है, ये सब हम आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली ये यही होता है कि अगर ये ऊपर के जो 1, 2, 3, 4, 5 तरह के राइट्स हैं इसमें कोई भी बाधा पहुंच रही है, आपसे छीने जा रहे हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं अपने राइट्स की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बार यूपीएससी में 2023 में शायद क्वेश्चन पूछा कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 जो है ये इनमें से किस तरह का राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 से 18 के बीच में 17 कहीं आएगा, तो राइट टू इक्वालिटी है। लेकिन फिर अब ये याद कैसे करना है कि कौन कौन से आर्टिकल जो है कौन कौन से टाइप का राइट है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा। तो आप ऐसे लिखिए, आप लिखिए EFERCE एक साथ लिख दीजिए, आर लिख दीजिए। इफर्सर पढ़ते हैं इसको, इफर्सर, ठीक है। EFERCE एक साथ और आर, इफर्सर लिख दीजिए। और एक फोन नंबर टाइप का कुछ याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं 54, ठीक है, 24 और 21। समझ लीजिए एक फोन नंबर है 54, 24, 21, लैंडलाइन का नंबर इसको मान लीजिए।
और अब मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि 12-13 के बाद राइट शुरू होते हैं, 14 से राइट शुरू होते हैं, 12-13 में बेसिक डेफिनेशंस हैं और 32 तक जाते हैं 31 के अलावा। अब देखिए इफर्सर 54, 24, 21। अब यहाँ से आप शुरू कीजिए, यहाँ 5 राइट्स हैं। ई फॉर इक्वालिटी, ई फॉर इक्वालिटी, ठीक है। इस इक्वालिटी में 5 राइट्स हैं। तो शुरू कहाँ से करना था? 14 से गिनिए 5 बार, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 14 से 18 तक के जो राइट्स होंगे वो राइट टू इक्वालिटी होंगे। दूसरा वाला क्या था दूसरा वाला राइट? राइट टू फ्रीडम। तो एफ फॉर फ्रीडम, इसमें 4 राइट होंगे। 18 तक खत्म हुआ था, 18 से गिनना शुरू कीजिए तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 19 से 22 तक। फिर ये एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2, तो इसमें 23 और 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फिर आर फॉर रिलीजियन, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसमें 4 है, मतलब 24 तक हो गया था, 25 से लेके 28 तक के आर्टिकल, ठीक है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें 2 हैं, तो 28 तक तो हो ही गया था, तो 29 और 30। 31 नहीं आएगा, 31 मैंने बता दिया, 31 एक्सेप्शन होता है राइट्स का। फिर राइट टू रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, लास्ट वाला, इसमें एक ही आता है, वो आता है आर्टिकल 32। तो इफर्सर 54, 24, 21, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से राइट्स में आते हैं, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आ गया था, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब राइट्स आर्टिकल शुरू करने से पहले कुछ फीचर्स पढ़ते हैं राइट्स के, कि कौन कौन क्या क्या फीचर्स क्या होते हैं राइट्स के, हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं, यानी इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए बात करते हैं। तो पहला फीचर तो इस बेसिस पे देखते हैं कि ये किन्हें मिलेंगी। क्या ये सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को या सिटीजन्स को मिलेंगी, या जो लोग बाहर से आके बस गए हैं उनको भी मिलेंगी, फॉरेनर्स को भी मिलेंगी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी भी बात करेंगे। अवेलेबिलिटी किसके लिए अवेलेबल होती हैं? तो कुछ राइट्स जो होती हैं वो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल होते हैं, और कुछ राइट जो हैं सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है, तो आपके देश में जो लोग हैं उनको तो आप इक्वल ट्रीट कर रहे हो, लेकिन जो बाहर से भी आपके देश में आया है, नौकरी कर रहा है, किसी और देश से आया हुआ है, उसके खिलाफ अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगो, उसके लिए नियम अलग बना दो, उससे बोलो कि आपके देश का कोई बंदा है, अगर वो मर्डर करता है तो उसको 14 साल की जेल होगी, और जो विदेशी आया है अगर वो मर्डर करता है तो उसको जिंदगी भर जेल में डाल दो। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, इक्वालिटी नहीं हुई। जो भी लॉ आपके देश में है, जो भी आपके देश का कानून है, उस पर बराबर नहीं लग रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो कुछ राइट्स जो हैं आपको अपने सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी देने पड़ेंगे। अच्छा, मान लो कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो जिसमें सरकार आपको कुछ देती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आर्टिकल 16 राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि आपके देश के नागरिकों को सरकार नौकरी देने में भेदभाव नहीं करेगी। तो अब मान लो आपके यहाँ आईएएस की नौकरी आई, जिसकी तैयारी सब लोग कर रहे हो, तो अब सरकार कह दे कि इसमें भी हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको देंगे, सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों को देंगे। तो कल कोई बांग्लादेश का नागरिक उठ के आया, यहाँ पे किसी काम के लिए आया था 1 साल का वीज़ा लेके, और वो आईएएस के एग्जाम में बैठ गया कि यार मुझे भी नौकरी दो, क्योंकि आपका आर्टिकल 16 तो कहता है कि हम किसी पे भेदभाव नहीं करेंगे, आपको फंडामेंटल राइट है। तो कुछ राइट, इसीलिए हमको कुछ राइट्स में से फॉरेनर को एक्सक्लूड करना पड़ता है, वो सिर्फ हम अपने सिटीजन्स को दे सकते हैं। तो अब देखो कुछ राइट्स जैसे जो भी राइट आर्टिकल 15 में, 16 में, 19 में, 29 में और 30 में है, ये राइट सिर्फ हम अपने सिटीजन्स को दे सकते हैं, ठीक है, सिटीजन्स को दे सकते हैं। अब ये ऐसे राइट्स हैं जिसमें सरकार का कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, सरकार को कुछ ना कुछ आपको देना है, ये पॉजिटिव राइट्स बोले जाते हैं, जिसमें सरकार को कुछ करना है। तो ये राइट्स तो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे जो नेगेटिव राइट्स जिनको बोला जाता है, नेगेटिव राइट्स मतलब ऐसा नहीं कि वो राइट नेगेटिव हैं या बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव राइट मतलब सरकार जो काम नहीं कर सकती, सरकार या अथॉरिटी जो है, स्टेट जो है, वो उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे राइट टू इक्वालिटी, स्टेट को सबको इक्वली ट्रीट करना है किसी भी कानून के मद्देनजर, वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, स्टेट ये काम नहीं कर सकती है। दिस इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव राइट्स। तो ऐसे राइट्स जो है लगभग सबको अवेलेबल होते हैं। जैसे आर्टिकल
14 हो गया, 20, 21, 21A, आर्टिकल 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो ये आर्टिकल्स में जो राइट लिखे हुए हैं वो सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों को हैं। अब कौन कौन से राइट्स हैं, क्यों ये सिटीजन फॉरेनर दोनों को अवेलेबल हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब ये सारे आर्टिकल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक फीचर तो ये है राइट फंडामेंटल राइट्स का कि इसकी अवेलेबिलिटी, कुछ राइट सिटीजन को अवेलेबल हैं और कुछ राइट सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं। चलिए दूसरे फीचर की बात करते हैं। अगर दूसरे फीचर की बात करें तो दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया है तो आप एकदम मतलब अब एकदम एब्सोल्यूट राइट है, आप कुछ भी करो मनमाना करो, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन राइट आपको कुछ अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अबाधित अधिकार नहीं है, कहीं कहीं पे अधिकार पे रिस्ट्रिक्शन भी है। जैसे मान लो आर्टिकल 19 में कहा जाता है, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आपको देश में किसी भी जगह राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, देश में आप किसी भी जगह जा सकते हो। अब मान लो कि कहीं पे दंगा चल रहा है तो आप कहते हो नहीं मैं तो जाऊंगा, सरकार रोक रही है कि नहीं यहाँ मत जाओ, लेकिन आप बोलो कि नहीं नहीं ये तो मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है सरकार को राइट्स पे लगानी पड़ती हैं ताकि उन राइट्स को का मिसयूज ना किया जा सके। ठीक है, कुछ और भी वजह होती हैं, जैसे कुछ जगहों पे आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी नहीं जाते हो तो वहाँ भी आपके राइट को रोकना पड़ेगा, है ना। जैसे आर्टिकल 14 राइट टू, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या बोलते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा बोलो कि जो दूसरों के भावनाओं को ठेस पहुंचा दे, हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाए, तो आपको फिर ऐसा बोलने से भी रोकना होगा। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप अश्लीलता नहीं फैला सकते, या फिर आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, हेट स्पीच नहीं कर सकते, है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो है। तो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड बिकॉज दे आर हैविंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो अब कुछ राइट्स में, किन किन राइट्स में रिस्ट्रिक्शन है, जब हम पर्टिकुलरली उन राइट्स को पढ़ेंगे तो हम उनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को याद करेंगे, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, मेंस में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तीसरा फीचर क्या है कि दीज राइट्स आर, दीज राइट्स, देखो राइट्स आपको किसके अगेंस्ट मिला हुआ है, मतलब राइट्स क्या है। तो सरकार आपका अधिकार नहीं छीन सकती, ठीक है। राइट्स आपका क्या है कि दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो जो सारे राइट्स हैं, दे आर राइट्स आर अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आगे आप पढ़ेंगे एक जगह आर्टिकल, एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 20 है कि आपका अरेस्ट जो है अगर सरकार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, तो अब स्टेट यानी सरकार अगर चाहे तो आपको ना पेश करे, एक बार अरेस्ट करके रख ले और जन्म भर के लिए रख ले, उम्र कैद कर दे बिना कुछ बताए कि आपको क्यों अरेस्ट किया, कि कुछ किया गया। ठीक है, तो ये सरकार के पास अबाधित अधिकार हो जाएगा, तो फिर सरकार टायरनी कर सकती है, आपका मतलब एक्सप्लॉइट कर सकती है। इसीलिए आपको राइट दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आप जुडिशरी के सामने प्रस्तुत करो, जुडिशरी डिसाइड करेगी कि आपकी क्या गलती है क्या गलती नहीं है, सरकार आपको अपने अरेस्ट में रख सकती भी कि नहीं रख सकती है। तो राइट्स आर अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस, सरकार के एक्शंस, स्टेट के एक्शंस आर्बिट्रेरी न हो जाएं, इस वजह से हमें राइट्स मिले हुए हैं। तो राइट्स आर अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ स्टेट। तो अब क्या सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही हमें राइट्स मिलते हैं क्या, सरकार के अगेंस्ट ही राइट मिलते हैं? क्या होगा अगर कोई प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट पर्सन आपके किसी राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स की, प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 15 का जो सब क्लास 2 है वो प्राइवेट के अगेंस्ट आपको मिलता है। कुछ और राइट आर्टिकल 17 भी प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट आपको मिलता है। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो बस इसमें इतनी जानने वाली बात है कि राइट्स आर अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट एंड सम राइट्स आर आल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है?
चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। जो अगला फीचर राइट का, कि कुछ राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं और कुछ राइट जो है पॉजिटिव इन कैरेक्टर्स होते हैं। तो सम राइट्स आर निगेटिव, कुछ राइट्स नेगेटिव होते हैं, कुछ राइट पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि बुरे राइट्स हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। नेगेटिव राइट्स जो होते हैं वो स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट, मतलब ये राज्य को या सरकार को बताते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, इसलिए इन राइट्स को बोलते हैं नेगेटिव राइट्स। आपको ये काम नहीं करना, आपको नौकरी देने में भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ कुछ हो रहा है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है, सरकार के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव राइट्स। कुछ राइट्स पॉजिटिव राइट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स पे सर्टेन प्रिविलेजेस को कन्फर करते हैं। जैसे मान लो कि आर्टिकल 26 कहता है कि आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी अगर ग्रुप है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या कल्चरल माइनॉरिटी हो, तो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। ठीक है, तो अब ये एक ग्रुप को या एक इंडिविजुअल को राइट दे रहा है कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन में क्या कहा जाता है कि सरकार 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी। यहाँ सरकार को कुछ करने से मना नहीं किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि तुम करो, तुमको करना ही है। तो जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कन्फर कर रही है, कुछ राइट्स जो होते हैं ऐसे करते हैं, उनको पॉजिटिव राइट्स बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत तो आप पढ़े ही होंगे, और अब दोबारा अगर पढ़ेंगे रिवाइज करने तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो राइट्स होते हैं जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपसे अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोर्ट में, जुडिशरी में जा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे अधिकार छीने गए हैं, तो जिसने छीना है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे मेरे अधिकार मिलने चाहिए। सही बात है ना, अधिकार आपको दे दिया गया है मान लो, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको रोक रहा है उपयोग करने से, और आप उसका कंप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो किसी से, तो फिर राइट्स का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो राइट टू रेमेडी यानी आर्टिकल 32 के अंदर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ रिट पिटीशन डाल के आप बता सकते हो कि हमारे राइट्स को इस तरह से, हमारे राइट में अवरोध पैदा किया जा रहा है या उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 26 के अंदर आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। हाई कोर्ट रिट पिटीशन के लिए मना कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं मना करती है। सुप्रीम कोर्ट को वो रिट पिटीशन सुनना ही सुनना होगा अगर आपके राइट को बाधित किया जा रहा है तो। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप के रिट्स होते हैं। ठीक है, ये सब आर्टिकल 32 में पढ़ लेंगे, याद भी करनी पड़ेंगे, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिट्स से। ठीक है, तो कर लेंगे वहां जब पहुंचेंगे। तो अभी आप फीचर समझो धीरे धीरे बस। छठवां फीचर क्या है कि द राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। ठीक है, ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम। पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील फंडामेंटल राइट्स। क्या मतलब जो राइट है ऐसा नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर है, जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में लिख दिए गए, ऐसा नहीं कि ये पत्थर की लकीर है, इसको बदला भी जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है। और ये कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, कैसे करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पे। अच्छा, अब ये जो बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला के राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, पार्ट 3 में जो राइट्स हमें दिए गए हैं, इस पे बहुत झगड़ा चला है। ठीक है, बहुत चला है कि कब कुछ केसेस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये राइट मिल गए हैं, आप कोई भी इसको अमेंड नहीं कर सकता, पार्लियामेंट इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती। फिर किसी सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस में बोला कि नहीं कर सकती है, तो इसमें बहुत झगड़ा चला है। तो जो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, इस पे पूरा झगड़ा चला है। कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, किन केसेस में क्या क्या कहा गया है, ये सब हमें पढ़ना है। जब हम अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो सारे केसेस पढ़ेंगे, चंपकई दुराई राजम से लेके केशवानंद भारती केस तक, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। ठीक है, तो देखो राइट जो है सैक्रोसैंक्ट नहीं है, पार्लियामेंट उनको अमेंड कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान के जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? ये केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो उसके साथ में हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीमियर मेंस में दोनों पूछा जाता है।
तो राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट, ठीक है। अब अगला फीचर क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो पढ़ोगे। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, कुछ राइट्स हमारे ऐसे होते हैं जो जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारे अपने आप राइट्स वो हट जाते हैं, लेकिन कुछ राइट्स कभी भी नहीं हटेंगे। जैसे कि मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये जो राइट्स हैं क्या होते हैं, जब पढ़ेंगे राइट तो बताएंगे, ये किसी भी केस में आपसे छीने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 19 ये राइट तभी छीना जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी जो है वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगी हो। क्या समझे? समझ में ये आता है कि जब आप चैप्टर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 16 में नेशनल इमरजेंसी पढ़ोगे तो आप ये सीखोगे कि नेशनल इमरजेंसी किस किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो उसमें कई तरीके होते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी एक तरीका होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज तो वो प्रेसिडेंट रूल उससे लगता है, और भी तरीके होते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के। एक तरीका होता है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी लग जाए, कि आप पे कोई देश आप पे हमला कर दे या आप पे एक्सटर्नली एग्रेशन हो रहा हो आपके ऊपर, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। इस केस में सिर्फ आर्टिकल 19 आपसे लिया जा सकता है, और किसी केस में अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है और किसी भी ग्राउंड पे लग रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल 19 आपसे छीना नहीं जा सकता है। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये तो किसी केस में आपसे नहीं छीना जा सकता है, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हो गए फंडामेंटल राइट्स के। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट में हम आर्टिकल वाइज पढ़ना, ठीक है, आर्टिकल वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है और यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आर्टिकल 12 क्या कहता है, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था कि देखो, अभी जब मैं फीचर पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि राइट्स आर अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। तो भैया ये स्टेट क्या होता है, किसके खिलाफ हमें ये राइट्स, इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक के जो हमारे मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसके खिलाफ मिले हुए हैं भैया। तो यही समझने वाली बात है कि आर्टिकल 12 में स्टेट क्या होता है ये डिफाइन किया गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट हमें इतने सारे राइट मिले हुए हैं, तो स्टेट क्या है, सरकार क्या है। तो जो पार्ट 3 के लिए स्टेट का डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में दिया गया है। इसके हिसाब से क्या कौन कौन स्टेट हो सकते हैं, तो पार्लियामेंट, देखो गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट हो गया, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, मतलब स्टेट के या फिर सेंटर के जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होगी, सब स्टेट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, दोनों आपके स्टेट के अंदर आएंगे, ठीक है। कोई भी लोकल अथॉरिटी, जैसे म्युनिसिपल पंचायत में म्युनिसिपल कमीशन, ठीक है, नगर पंचायत, ये सब जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब भी जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब भी हैं। तो लोकल बॉडीज ये सब भी स्टेट के अंदर आएंगी। तो ये लोकल बॉडीज भी आपका अधिकार नहीं छीन सकती क्योंकि ये भी स्टेट के अंदर आती हैं आर्टिकल 12 के अंतर्गत, ठीक है। कोई भी और अथॉरिटी, चाहे वो स्टेच्यूटरी बॉडी हो, नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी हो, वो भी जो सरकार का काम कर रही है वो स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे ONGC हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल हो गया, ठीक है। तो एनी अदर बॉडी डूइंग गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। तो देखने, एक तरह से आप देख रहे होगे कि कोई भी लेजिस्लेचर वाली बॉडी और एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी, सारी बॉडीज को हम आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट मान रहे हैं।
अब यहाँ पे एक टसल उठता है कि जुडिशरी क्या है, फिर जुडिशरी क्या आपका अधिकार छीन सकती है, क्योंकि जुडिशरी की बात तो नहीं की गई है। आर्टिकल 12 जब आप पढ़ोगे बेयर एक्ट में तो आप देखोगे कि ये सब कुछ तो लिखा हुआ है वहाँ पे, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन जुडिशरी की बात नहीं की गई है। तो किसी दिन जुडिशरी कोई ऐसा फैसला दे दे जिसकी वजह से आपके कुछ अधिकार छीने जा रहे हों, तो फिर उसका क्या रेमेडी है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो यार देखो, जुडिशरी जो है स्टेट, जुडिशरी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट नहीं होती है। लेकिन फिर आरडी सेट्टी केस, एक आरडी सेट्टी केस आया जहाँ पे इसकी बात हुई। आपको केस का नाम याद नहीं रखना है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आरडी सेट्टी केस की अगर बात करें तो इसमें जस्टिस पीएन भगवती ने कुछ टेस्ट बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है स्टेट के अंदर आएंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बॉडी को स्टेट जो है फाइनेंस कर रही है तो वो भी स्टेट होगा। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर जो काम कर रही है वो अगर गवर्नमेंट नेचर का काम कर रही है, प्राइवेट पब्लिक नेचर का काम कर रही है, तो वो भी स्टेट होता है। ठीक है, और जुडिशरी, ये जुडिशरी का कुछ वर्क तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। जैसे मान लो जुडिशरी में कुछ स्टाफ होते होंगे, तो उन स्टाफ का रिक्रूटमेंट, उन स्टाफ को सैलरी, ये सब जो जुडिशरी जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है तब जुडिशरी स्टेट के अंदर आती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन जुडिशरी जब जुडिशियल काम करती है, जुडिशरी जब जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती है तो वो स्टेट नहीं होता है। जुडिशरी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करेगी तो वो जो है स्टेट, इस समय ये स्टेट नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। एग्जाम में उसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो आपको पता है आपकी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 यहाँ तक हो गया, इसमें और कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है। बस इतना बात हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग स्टेट, सो विच एंटिटीज आर स्टेट एंड विच एंटिटीज आर नॉट स्टेट, दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 12. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 13. आर्टिकल 13. Article 13 talks about the laws that are inconsistent with fundamental rights. So they talks about laws inconsistent with फंडामेंटल राइट्स। मान लो कि फंडामेंटल राइट्स हमको इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। अब कल को पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे कि जैसे मान लो कि आपको एक फंडामेंटल राइट है कि आप देश में किसी भी जगह एक्स जगह से वाई जगह आराम से घूम सकते हो। कल को पार्लियामेंट एक लॉ बना दे कि आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बात ये भी कही गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो अब ये लॉ जो है पार्लियामेंट का आपके एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो आर्टिकल 13 में यही बात होती है, कोई भी लॉ, अगर लॉ का कोई भी हिस्सा अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो लॉ का वो हिस्सा अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है। जुडिशरी उसको नल एंड वाइड बता सकती है। तो कोई भी लॉ, ठीक है, जैसे अब इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो आर्टिकल 13 है ये जुडिशरी को पावर देता है कि पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को वो रिव्यू करे और अगर उसको लगे कि पार्लियामेंट का ये लॉ पार्लियामेंट का भी लॉ कौन कौन सी चीज़ें लॉ के अंडर आती भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको रिव्यू करके उस हिस्से को या पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है। तो आर्टिकल 13 इसीलिए जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का भी पावर देता है, जुडिशियल रिव्यू। नाउ according to this article the laws can be reviewed by judiciary to check whether they are inconsistent or consistent with fundamental rights or not, right? So this is about article 13. now law के अंदर क्या क्या आता है, तो जो लॉ होता है आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ होगा ना, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, आर्टिकल 13 का बेरेट भी आप देख लेना एक बार। तो मैं आपको बेरेट खोल के दिखाता हूँ लॉ में के अंदर क्या क्या आता है। देखो आर्टिकल 13, लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such consistency be void। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है।
अभी मैं 13(1) समझा रहा हूँ, 13 का सब क्लॉज 1। और 1951 में लगभग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इनेक्ट हो गया था। तो हमारे संविधान को बनने से पहले भी बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो हमारे देश में चल रहे थे, जैसे सीआरपीसी वगैरह भी चल ही रहा था, है ना। और भी लॉज चल रहे थे हमारे देश में जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे। तो उन लॉज का कोई भी हिस्सा अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर को चैलेंज कर रहा था तो वो लॉ वाइड हो जाएंगे। आर्टिकल 13 का 1 कहता है। अब देखो आर्टिकल 13 का 2 क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 13 का 2 क्या बोलता है? The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this class shall to the extent of the contravention be वाइड। अब अगर देश आज़ाद हो गया, अगर हमारी पार्लियामेंट भी कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर रहा हो तो वो लॉ भी उस हिस्से तक नल एंड वाइड होगा, ठीक है। चलो अब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब देखो ये आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 डिफाइन कर रहा है कि लॉ क्या क्या होता है। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑर्डिनेंस पास करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो ये आप सीखोगे। तो लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये सारी चीजें लॉ के अंदर आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से कि यहाँ पे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा गया है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए, और कहा था मैं, हाँ, तो लॉ में आपने सीख लिया क्या क्या है। तो आपने देख लिया कि लॉ क्या क्या है, ठीक है। डेफिनेशन आपने लॉ का देख लिया। आर्टिकल 368 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, ये इस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जैसा मैंने आपको फीचर्स में बताया कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, पार्लियामेंट कैन curtail or repeal fundamental rights by constitutional amendment. This is because the constitutional amendment which is under article 368 are not covered under article 13, so they are not in the category of law under article 368, therefore they can play with fundamental rights, right? Getting it or not? So constitutional amendment जो है इनसे fundamental right में amendment किया जा सकता है। अब इस पे बहुत चर्चा हुई कि ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस इस पे हैं जो मैंने बताया कि हम अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कुछ पर्सनल लॉज, जैसे कुछ पर्सनल लॉज जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इट्स जो पर्सनल लॉज होते हैं वो भी फंडामेंटल, वो भी अगर कोई फंडामेंटल राइट उनकी वजह से अगर चैलेंज हो रहा है तो वो भी आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आते हैं और ये सस्टेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि शायद मुस्लिमों में क्या होता है कि जो इनके मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड जो होती हैं, तो फीमेल चाइल्ड प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 पार्टी इनहेरिट करती हैं। तो ये तो इक्वालिटी के राइट के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है क्योंकि ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लॉज जो पर्सनल लॉज हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे होते हैं, बट ये चलेगा क्योंकि पर्सनल लॉ का हिस्सा है। अब इस पर देखो आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, लेकिन अभी तक अभी ऐसा ही चलता है। तो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13। सो बेसिकली आर्टिकल 13 में ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर जो होता है वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता। पर्सनल लॉज जो है लॉ के डेफिनेशन में नहीं आते। तो जैसा कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं खत्म कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं वो नहीं खत्म हो सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13। अब हम वी आर गोइंग टू गेट इन द गेम। आर्टिकल 14 से बेसिकली हम राइट्स कौन कौन से हैं ये सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, और अगर आपने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ लिया तो अब आपको लक्ष्मीकांत दोबारा पढ़ोगे तो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। या फिर ये वीडियो देखने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो डार्क यूपीएससी का मोटो है कि डार्क यूपीएससी में अगर आप हो तो आपको कोचिंग की जरूरत ना पड़े, सेल्फ स्टडी से आपका काम हो जाए। चलो आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 एक बार देखते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में, है ना। देखो बहुत छोटा सा आर्टिकल है,
लेकिन बहुत दमदार आर्टिकल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। पढ़ो क्या लिखा है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द स्टेट शैल नॉट डिनाई, चलो मैं इसको लिख के आपको समझाता हूँ, ढंग से समझाता हूँ आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection ऑफ लॉ। यार ध्यान से इस लाइन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या बातें लिख दी हैं। एक तो देखो ये स्टेट लिखा है। स्टेट क्या होता है मैंने समझा दिया कि आर्टिकल 12 में ये समझा दिया गया है कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट के अगेंस्ट ये लॉ मिलता है आपको। शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन क्या होता है? इस एनी पर्सन का मतलब ये है कि ये राइट जो है आपको सिटीजन्स, एनी पर्सन की बात कर रहे हैं ना, सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों को मिला है, बिकॉज इट इज कॉल्ड टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन। ठीक है, इसमें एक कैच और है एनी पर्सन में। एनी पर्सन इज नॉट ओनली अबाउट द इंडिविजुअल और द लिविंग पर्सन, बट कुछ नॉन लिविंग एंटिटी को भी हम लीगल पर्सन का दर्जा देते हैं। तो एनी पर्सन में लीगल पर्सन भी आ जाएंगे। जैसे अभी हमने रिवर गंगा को एक लिविंग एंटिटी मान लिया है, तो वो भी एक लीगल पर्सन बन गए, तो उनको भी ये आर्टिकल 14 का राइट मिलेगा। ठीक है, कंपनीज को भी हम मानते हैं, कंपनीज को भी एनी पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी बॉडी को भी पर्सन मानते हैं। ठीक है, स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी बॉडीज को भी। तो इन सबको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इक्वालिटी, इन सबको हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ देनी होगी ना। व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? दो टर्म इसमें, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी दोनों को समझेंगे। पहले हम ये पर्सन से निपट लें। शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। तो सिटीजन पॉइंट ये वाला समझ में आ रहा है आपको। ये कंपनी को क्या जरूरत पड़ गई, ये कंपनी को अधिकारों की क्या जरूरत पड़ गई? तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझो। मान लो एक कंपनी एक्स है, मान लो एक कंपनी वाई है। ठीक है, एक्स कंपनी भी शू बना रही है, वाई कंपनी भी शू बना रही है। ये एक्स कंपनी को मान लो, ये एक्स कंपनी, दोनों कंपनी शू बना रही हैं। अब कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, सरकार तो टैक्स तो लेगी ही। तो अब सरकार बोले कि मैं इस एक्स कंपनी से 10% टैक्स लूंगा और इस वाई कंपनी से 20% टैक्स लूंगा। तो यार अब ये बताओ कि क्या इनमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या टैक्स लॉ के अंदर ये इक्वली ट्रीट हो रहे हैं? क्या इनमें इक्वालिटी बिफोर द टैक्स लॉ या इक्वालिटी बिफोर द लॉ मेंटेन किया जा रहा है? नहीं मेंटेन किया जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो इनके भी राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 14 के अंदर कि किसी भी तरह की कंपनीज को, लीगल पर्सन को, स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी बॉडी को, इन सबको भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाए लॉ के हिसाब से। तो इसीलिए इस एनी पर्सन में ये भी आते हैं। अब दो टर्म है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर, दो बातें हैं। एक बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा बात है, ये सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ सीधी सीधी बात है। आप कोई भी हो, मैटर ही नहीं करता, आप अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो, छोटे हो, है ना, आप कोई भी हो, आप कानून की नज़रों में बराबर हो। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। कैसे ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है? एक कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन का एक आदमी था एवी डाइसी। एवी डाइसी, यार ये पेन में थोड़ा लैग आ रहा है मुझे लग रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ। तो एबी डाइसी ब्रिटेन के व्यक्ति थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून का राज, है ना। देखो, राज कौन करता है? राज तो आदमी करता है। तो अगर रूल ऑफ मैन हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आदमी का राज हो जाएगा, जो कि होता ही आया था एंशियंट टाइम से। मिडिवल टाइम में सब में तो आदमियों का ही राज रहा, राजा में राजा का ही राज रहा। वहाँ पे कानून की कोई इज्जत नहीं होती थी, राजा ही कानून, राजा ने जो बोल दिया वो कानून है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में राजा जो बोल दिया वो कानून नहीं होता है, जो कानून होता है उसी का राज होता है। कानून के खिलाफ ना राजा जा सकता है ना कोई भी पावरफुल पर्सन जा सकता है। तो जो भी रूल होगा वो कानून के बेसिस पे होगा। ये कितना क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट अपने आप में है। अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन उस समय ये जब ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था उस समय ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल नहीं थे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स ने मॉडर्न वर्ल्ड की नींव रखी है, ठीक है, डेमोक्रेसी की नींव रखी है। तो ब्रिटिश ओरिजिन का है। एवी डाइसी जो था रूल ऑफ लॉ लेके आया। इस रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। इस रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट थे। पहला जो कंपोनेंट था इसका, इसको बोलते हैं अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर मतलब किसी के पास भी हम रैंडम पावर किसी को नहीं दे देंगे, ठीक है। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर का मतलब यही होता है कि किसी को आप पनिशमेंट तभी दोगे जब उसने कोई कानून तोड़ा हो, ठीक है। किसी को इतनी पावर नहीं दे दोगे कि किसी को भी पनिश कर दे। पनिशमेंट तभी मिलेगी जब कोई कानून तोड़ा गया हो। तो इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। जो इसका दूसरा कंपोनेंट है रूल ऑफ लॉ का, इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमारे आर्टिकल 14 में है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि पनिशमेंट तभी मिलेगी जब कानून टूट रहा हो, और कानून के सामने सब बराबर हैं। इसका मतलब कानून कोई तोड़े, चाहे अमीर तोड़े, गरीब तोड़े, दलित तोड़े, सवर्ण तोड़े, ठीक है, पॉलिटिशियन तोड़े, ब्यूरोक्रेट तोड़े, कानून कोई भी तोड़े, सजा सबको मिलेगी और बराबर मिलेगी। तो इसलिए कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आप में कितनी क्रांतिकारी बात है। सोचो कि मिडिवल टाइम्स में जब ये चीज़ें नहीं थी, ये रूल ऑफ लॉ नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था, तो मान लो कि कोई एक आम आदमी है, उसने किसी की हत्या कर दी, तो उसको राजा के सामने लाया गया। तो राजा ने बोला कि 14 साल के लिए जेल में डाल दो। अब मेरा वचन ही है शासन, राजा को तो यही लगता है, होता भी यही था। और समझो कि राजकुमार ने भी किसी की हत्या कर दी, तो राजा कहेगा कि नहीं, क्योंकि राजकुमार है और मेरा ही वचन शासन है, कोई लॉ नहीं है, जो मैं बोलूँ वही लॉ है, इसको 2 साल की सजा दे दो, बाकी ये छूट जाएगा। कोई अपोज नहीं कर सकता था। लेकिन अब चाहे वो कोई अपनी पोर्से गाड़ी को लड़ा दे किसी के ऊपर, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का हो, चाहे वो कोई आम आदमी, अगर उसने हत्या की है तो उसको सजा सीआरपीसी या जो अभी नया इंडियन क्रिमिनल लॉ, जो नए लॉज आए हैं उसके अनुसार ही मिलेगी, चाहे वो कोई करे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के निगाह में सब बराबर हैं, इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तीसरा इसका जो कॉन्सेप्ट था, रूल ऑफ लॉ का तीसरा कॉन्सेप्ट है जो द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उन्हीं को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये वाला फॉलो नहीं होता, इंडिया में ये वाला फॉलो नहीं होता, इसलिए इसको जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले राइट मेंशन कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऐसा नहीं है कि राइट्स को देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद फिर राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो तीसरा आप छोड़ दो, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 का हमारे हिस्सा है। ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ दिया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी कहाँ के थे? ब्रिटिश के जूरिस्ट थे, ब्रिटेन के जूरिस्ट थे, इसलिए इसको ब्रिटिश इक्वालिटी बिफोर लॉ को ब्रिटिश ओरिजिन का भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। नाउ इसमें क्या होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये समझ में आ गया। दूसरा आर्टिकल 14 में जो टर्म यूज हुआ है इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ के बाद, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट ये यूएस ओरिजिन का, इसका ओरिजिन है, यूएस ओरिजिन है ये। दिस कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनेटेड इन यूएस से। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है?
ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। देखो, जब हम किसी को ट्रीट करेंगे ना तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। हर आदमी के सर्कमस्टांसेस बराबर नहीं होते हैं, हर आदमी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। हमको हर आदमी को इसलिए थोड़ा अलग ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। सबको आंख बंद करके सबको वन साइज फिट ऑल अप्रोच इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं लगा सकती, ये भी अप्लाई होगा, लेकिन कहीं कहीं पे हमें कुछ रूल्स ऐसे बनाने होंगे जो थोड़े से अलग हो जाएंगे। जैसे एक आसान सा एग्जाम्पल है, रिजर्वेशन का एग्जाम्पल देख लो आप। क्या रिजर्वेशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो हो रहा है? क्या रिजर्वेशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो हो रहा है? नहीं। किसी को 92 नंबर पे किसी का प्री क्लियर हो रहा है, किसी का 85 नंबर पे क्लियर हो रहा है, किसी का 47 नंबर पे क्लियर हो रहा है। तो क्या सब लोग बराबर हैं रूल के हिसाब से? नहीं। लेकिन क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इनके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। इनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, इनकी हिस्टोरिकल कंडीशंस ऐसी नहीं रही हैं कि इस समय वो इतने मजबूत हों कि इनके पास सारे रिसोर्सेस हों कि वो कोचिंग कर सकें, या उनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेस हों कि आपके साथ बराबरी पे खड़े हों। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ भी होते हैं बहुत, लेकिन रिजर्वेशन को बहुत ध्यान से समझोगे तो आप इसके खिलाफ नहीं हो रहोगे। मान लो एक घर में सिर्फ 1 गिलास दूध अफोर्ड कर पाने की ताकत है, ठीक है। 1 गिलास दूध अफोर्ड कर, एक घर है उसमें सिर्फ 1 गिलास दूध ही खरीदा जा सकता है। इसमें 2 बच्चे हैं, एक ए और एक बी। ए जो है हेल्दी है, ए को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, लेकिन बी जो है वो कुपोषण का शिकार है, मान लो, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है। बी जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार है। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं भाई साहब, और इनके अगर खाने पीने की ठीक व्यवस्था नहीं की गई तो इनकी जान भी जा सकती है। तो यार अब माँ क्या करेगी? क्या माँ इस दूध का आधा आधा करके दोनों को देगी? क्या आधा आधा करके दोनों को देगी? क्या अगर माँ इस दूध का आधा आधा करके दोनों को दे तो देन दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन माँ कहे कि नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा माल न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो जाता, जब तक तुम इनके बराबर ही हेल्दी नहीं हो जाते ए भाई साहब के बराबर, तब तक आपको पूरा दूध दिया जाएगा। तो ये देखो, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, लेकिन इन दोनों के सर्कमस्टांसेस, ए और बी के सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं हैं, इसलिए इनको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसलिए दूध सिर्फ बी को दिया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रिजर्वेशन की भी फिलॉसफी यही है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट तब हो जब सर्कमस्टांसेस इक्वल हो। तो यहाँ सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसलिए इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें लॉ का एप्लीकेशन सिमिलर करना चाहिए, लेकिन अगर उन लोगों पे करना चाहिए जिनकी सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर हों, ठीक है, जिनके सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर हों। 92 नंबर पे एक परीक्षा को पास किया जाएगा, ये एक लॉ अगर है तो ये उन लोगों को के ऊपर अप्लाई करो जिनके सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इनके सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं, इनके पास सोशल बैकवर्डनेस नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो सकती है, लेकिन एक तरह से माना जाए तो सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से इनको दबा के नहीं रखा गया, तो इनके सर्कमस्टांसेस अभी के समय में इक्वल हैं, इसलिए इन सबको ये वाला रूल लगेगा। और एक कैटेगरी ऐसी है जिनके सर्कमस्टांसेस इक्वल है, SC ST की कैटेगरी, ये ऐतिहासिक रूप से दबाया गया इनको, तो इसलिए इनके सर्कमस्टांसेस अलग तरीके से, इसलिए इन पे अलग तरह का रूल अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लेकिन जो अलाइक हैं ही नहीं पहले से, उनके ऊपर पॉलिसी लेवल पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो रिजर्वेशन का ये बेस है। तो आर्टिकल 14 हमने देखा कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट भी समझ में आ गया आपको, एनी पर्सन समझ में आ गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ में आ गया। Till Article 14, this conclude our part 1 of fundamental right. In the part 2, we will be start our discussion from Article 15 and we will try to finish the fundamental rights. I hope कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। PDF मैंने पहले ही कहा था कि नहीं दूंगा, तो आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप वीडियो पॉज कर करके नोट्स बनाओ, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो उसको बोलेंगे एक्टिव लर्निंग। आप पैसिवली
कुर्सी पे पीछे लेट के नहीं पढ़ रहे होगे, है ना। एक्टिवली लर्न करोगे तभी ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, तभी क्वेश्चन सही हो पाएंगे। और जैसा मैंने कहा था कि एक बार सारे पार्ट खत्म हो जाए फंडामेंटल राइट्स के, तो मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा और उनको डिस्कस भी करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जुड़े रहो डार्क यूपीएससी से और करते रहो अपनी तैयारी। ओके।